हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारा जिस तरीके से क्लास आपको है ना आ रहा है डेली का, ये ज़्यादातर क्लासेस जो आपको देखने को मिलते हैं ये आपके सामान्य विज्ञान के, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान अभी आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं, तो जहाँ सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाता है, ठीक, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग है ना जो थ्योरी वाली क्लासेज जो है आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी क्रम में आज का जो आपका टॉपिक है ये रहेगा आपका श्वसन तंत्र, और साथ ही इसी में हम लोग देखेंगे आपका जो परिसंचरण तंत्र है दोनों को, ठीक है। क्योंकि जो श्वसन तंत्र है छोटा सा टॉपिक है ना, ज़्यादा चीज़ें उसमें है नहीं, तो दो चीज़ों को हम लोग ऐड करके इसमें देखेंगे, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, क्योंकि है ना यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये देखिए आपका है श्वसन तंत्र, और साथ ही इसी में है आपका परिसंचरण, ठीक, इसी में है आपका परिसंचरण। और चलिए श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए, और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ है ना कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस हैं इसकी नई बैच आपकी प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन, शिक्षक भर्ती, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन है ना, जिसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो रेलवे आरपीएफ, ठीक है, साथ ही रेलवे एनटीपीसी और आपकी छत्तीसगढ़ के व्यापम, और साथ ही छत्तीसगढ़ की जो सीजीपीएससी है, ठीक है, इसकी जो नई बैच है ये आपको 8 तारीख से है ना हमारे यहाँ चालू होगा। तो जिनको भी एडमिशन लेना है ना, जिनको भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और उनको अपना जो है रास्ता आसान बनाना है, वो क्या करेंगे हमारे यहाँ एडमिशन लें। और साथ ही आप याद रखेंगे कि आपको 2 या 3 मैक्सिमम डेमो क्लासेस हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो 8 तारीख से हमारे यहाँ डेमो क्लासेस की जो व्यवस्था है वो चालू होगी, और 10 से, ठीक है, 10 तारीख से आपकी जो क्लासेस है प्रॉपर एक बैच के फॉर्म में है ना, बैच के फॉर्म में हम लोग उसको करके आगे जो आपका क्लासेस है वो आपका चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो पहला देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर गौर करते हैं। और पहला प्रश्न पूछा गया कि स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है, मतलब स्तनधारी जब श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसका माध्यम क्या है, प्रश्न पूछा गया। स्तनधारियों में श्वसन किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ए रोम द्वारा, बी श्वास नली द्वारा, सी त्वचा द्वारा, डी फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। तो याद रखिएगा जो स्तनधारी होते हैं ये श्वसन किस रूप में लगते हैं, याद रखिएगा फुफ्फुस, ठीक है, याद रखिएगा है ना, फुफ्फुस फेफड़े द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस फेफड़े द्वारा, ठीक है। तो स्तनधारियों में श्वास किस माध्यम से लिया जाता है, तो उसको फुफ्फुस कहते हैं। एक्चुअल में क्या है वो फुफ्फुस है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने उसको फुफ्फुस आपको है ना नोट डाउन किया है। तो देखिएगा स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है, तो फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस से जिसको क्या कहते हैं, फेफड़े है ना। फुफ्फुस कहने का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा फेफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका श्वसन क्रिया जारी है, ठीक, मान लीजिए आपका श्वसन क्रिया जारी है, तो वायु का कौन सा घटक है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आपका जल वाष्प, और ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। जो फेफड़ा है जहाँ आप श्वसन की क्रिया करते हैं, है ना, तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय, ठीक है,
मतलब गैसीय विनिमय कहने का मतलब गैस का आदान प्रदान या गैस का आना जाना, इसके लिए है ना फेफड़ों में कौन से स्थल में ये चीज़ें होती हैं? ए ट्रैकियोल्स, बी ब्रांकियोल्स, सी पाल्मोनरी शिराएं और डी एल्वियोली। तो याद रखिएगा डी एल्वियोली आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो डी एल्वियोली ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें और आपका आने वाले जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब रक्त में है ना ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। ठीक, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कहने का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो श्वास की गति क्या होती है आपको बताना है। ठीक, याद रखिएगा जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता, ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, जब रक्त में जो है ऑक्सीजन है ना, जब रक्त में आप देख पाएंगे ऑक्सीजन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो श्वसन दर क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, दूसरे ऑप्शन देखते हैं तो श्वसन दर घट जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर सी परिवर्तित नहीं होती, और डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। ठीक, पहले घटती है फिर बढ़ती है, तो याद रखिएगा श्वसन दर जो है बढ़ जाती है ना, श्वसन दर जो है क्या होती है तो बढ़ जाती है। ठीक, श्वसन दर क्या होती है, याद रखिएगा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO कहते हैं है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस नाम से उसका रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा CO। ठीक, या इस तरीके से समझे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक प्रतीक क्या है तो CO है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता, ठीक, विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे श्वसन दर में किसको प्रभावित करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए पाचन क्रिया को, बी लीवर की कार्यक्षमता को, सी किडनी की कार्यक्षमता को, और डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता, ठीक है, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या करता है तो प्रभावित करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की है ना, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या करता है तो प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक, आप लोग जब श्वसन करते हैं है ना, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, तो श्वसन में कौन सी ऊर्जा है जो उत्पादित होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। श्वसन में कौन सी ऊर्जा है जो उत्पादित होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए ADP के रूप में, बी ATP के रूप में, सी NADP के रूप में, और डी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो याद रखिएगा, ठीक है, श्वसन दर में ऊर्जा किस रूप में उत्पत्ति होती है तो ADP के रूप में, किसके रूप में तो ATP के रूप में है ना, इसके रूप में होती है, तो याद रखिएगा ATP के रूप में। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न में सबसे पहले तो यह कहा गया कि ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक, सबसे पहले तो याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या है तो उपस्थित है, और साथ ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड, किसके तो ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ठीक, एवं जल कहने का मतलब H2O है ना, में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ यहाँ से ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है। निर्मुक्त और मुक्त दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप में किसमें रूपांतरण होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। ए वायु श्वसन में, बी अवायु श्वसन में,
सी ग्लाइकोलाइसिस में और डी जल अपघटन में। तो याद रखिएगा ये जब सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो इसका रूपांतरण किसमें होता है? तो वायु श्वसन में। ठीक है, वायु श्वसन में इसका क्या होता है? तो रूपांतरण होता है। ठीक, इसके बाद क्या चीज़ें होती है? तो वायु श्वसन में इसका क्या होता है? तो रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? ठीक है, आपके मानव शरीर का कौन सा भाग है? ठीक है, मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ठीक है, ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी विवित्र। ठीक है, तो याद रखिएगा मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है या संतुलित करता है? तो याद रखिएगा फेफड़ा, है ना। फेफड़ा जो है मानव शरीर के तापमान को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें जो आपके श्वसन वाले भाग से हुई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसके बारे में तो परिसंचरण, तो परिसंचरण तंत्र का सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? ठीक है, याद रखिएगा एक व्यक्ति जो है स्वस्थ है तो उसका हृदय जो है, एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका हृदय 1 मिनट में, ठीक है, कितने बार धड़कता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिएगा एक व्यक्ति का क्या है? तो स्वस्थ है। ठीक, एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 69 और ऑप्शन डी है 64। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? तो 72 बार। ठीक है, कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय कब आराम करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो हृदय है ये कब आराम करता है? ठीक है, हृदय कब आराम करता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए कभी नहीं, बी सोते समय, सी 2 धड़कनों के बीच और डी यौगिक आसन करते समय। तो हृदय कब आराम करता है? याद रखिएगा तो 2 धड़कनों के बीच, है ना। हृदय कब आराम करता है? याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच। ठीक है, हृदय कब आराम करता है? प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच, है ना। कब? तो 2 धड़कनों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए मैं इसको उल्टा बताता हूँ कि हृदयघात से संबंधित लक्षण आपको बताने हैं। ठीक है, हृदयघात कहने का मतलब जो हार्ट अटैक आता है नहीं, पैनिक अटैक, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हृदयघात से, है ना, संबंधित है या हृदयघात के डायरेक्ट लक्षण देखिए कौन से लक्षण से। ऑप्शन ए देखिए सीने में दर्द। ठीक, देखिए हृदयघात का लक्षण है क्या है? तो सीने में दर्द। साथ ही इसी में आपको देखने को मिलता है पसीना जी मचलता है, पसीना आता है और साथ ही जी मचलता है ना। पसीना आता है और जी मचलता है और साथ ही बाह में दर्द एवं झंझनाहट, है ना। बाह में दर्द एवं झंझनाहट भी महसूस होता है। ये क्या होते हैं? ये हृदयघात, है ना, हार्ट अटैक के क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये आपको बताने हैं, है ना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं आपको बताने हैं। ए 2 कक्ष, बी 4 कक्ष,
सी 6 कक्ष और डी 8 कक्ष। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष, याद रखें, है ना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखना आपको 4 कक्ष। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थित है। ठीक, हृदय स्पंदन मतलब हृदय का धड़कना। ठीक है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा, कैसा? तो विद्युतीय तरंग द्वारा, ठीक है, क्या होती है? निष्पादित होती है, जो उपस्थित है। कहाँ से? मतलब हृदय का स्पंदन जो धड़कना है ये विद्युत तरंग द्वारा क्या होता है? ठीक, विद्युत तरंग द्वारा ही उसको क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, विद्युत तरंग द्वारा ही क्या किया जाता है? उस काम को कंट्रोल किया जाता है ना, उसको निर्देशित किया जाता है। निष्पादित मतलब निर्देशित किया जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें उपस्थित कहाँ से, ये आपको बताना है। ए मस्तिष्क में, बी रुधिर में, सी हृदय में और डी मेरुरज्जु में। तो याद रखिएगा सी हृदय में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सी हृदय में आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है इसको बारे में बताना है। ठीक, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हृदय से तेज होता है, ऑप्शन बी हृदय से मंद होता है, ऑप्शन सी हृदय के बराबर होता है, ऑप्शन डी हृदय से स्वतंत्र होता है। तो याद रखिएगा हृदय के बराबर होता है। कैसा होता है? तो हृदय के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? आपको बताना है। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य, ठीक, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप, ठीक है, रक्त का कुल परिमाप आपको बताने हैं कितना होता है। ठीक, ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा? तो 5 से 6 लीटर। ठीक, ये कितना होगा? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य 70 केजी भार वाले युवक मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? आपको बताना। मान लीजिए यहाँ पे खरे सर है ना, यहाँ पे खरे सर है जिनका वजन जो है 70 केजी है। ठीक, जिनका वजन कितना? 70 केजी है। इसमें रक्त कितना होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो उनके शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 6000 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 5000 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 4000 मिलीलीटर और ऑप्शन डी 3000 मिलीलीटर। तो जनरली याद रखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कितना आपको? 5 से 6 लीटर, है ना। 5 से 6 लीटर क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, है ना, क्या होता है? रक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त क्या है आपको बताना है। ठीक, रक्त है क्या ये आपको बताना है। एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकल्पित ऊतक, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक होता है ना। रक्त के बारे में आपको याद रखना है क्या होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? ठीक, रक्त के संचलन में कौन मदद करता है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, ए लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी एरिथ्रोसाइट, है ना। सी आपका होता है क्या? एरिथ्रोसाइट। देखिए प्रश्न में पूछा गया कि रक्त संचलन में कौन मदद करता है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, तो ए देखिएगा आपका लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी एरिथ्रोसाइट। सी क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है आपको बताना है ना। अगला प्रश्न में हीमोग्लोबिन क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ और डी पिट्यूटरी ग्रंथ में निकलने वाला स्त्राव। तो याद रखिएगा
मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है ना, मानव रक्त में पाए जाने वाला ये क्या है, तो पदार्थ। चलिए आगे देखिए कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है आपको बताना है ना। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणु का नष्ट करना, सी रक्ताल्पता को रोकना और डी लौह का उपयोग करना। तो याद रखिएगा जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है ना। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह जो है विद्यमान होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए क्लोरोफिल, बी कोलेजन, सी केरोटिन, डी मायोग्लोबिन। तो याद रखिएगा लौह किसमें विद्यमान है तो मायोग्लोबिन है ना, इसमें तो याद रखिएगा मायोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है आपको बताना है ना। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी लोहा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा लोहा होता है ना, क्या होता है लोहा। आगे देखिए किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है आपको बताना है। ठीक है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय, किसका तो हीमोग्लोबिन का विलय होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी मानव और ऑप्शन डी केंचुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी केंचुआ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है आपको बताना है। ठीक है, रक्त में लाल रंग जो है ये किसके कारण होते हैं आपको ये बताने हैं। ठीक है, जो खून का लाल रंग है उसका कारण क्या आपको बताने हैं। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी हीमोसाइनिन और डी WBC। तो याद रखिएगा रक्त में जो लाल रंग है इसका कारण क्या है तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा कि कौन सा जीव द्रव है जिसमें है ना जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो याद रखिएगा केंचुआ। अगला देखिए RBC का रंग क्या होता है आपको बताने हैं। ठीक है, RBC का रंग होता है, देखिए RBC का जो लाल रंग होता है इसका कारण क्या है, याद रखिए हीमोग्लोबिन। और क्या रंग होता है लाल, और लाल होने का कारण क्या है केवल हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो रक्त है शरीर में क्या करता है तो याद रखिएगा ये जो है ऑक्सीजन का संचालन करता है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ें, आगे बढ़िए। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। ठीक है, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप है ये कितना होता है आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए 60/100, ऑप्शन बी 20/80, ऑप्शन सी 60/140 और ऑप्शन डी 120/80। कितना तो 120/80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। ठीक है, रक्तचाप है ना, ब्लड प्रेशर के बारे में बात हो रही है। रक्तचाप इसमें आपसे पूछा गया है सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक और साथ में है आपका डायस्टोलिक, साथ में आपको कौन है तो डायस्टोलिक। ठीक है, और ये कितना होता है तो याद रखिएगा सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है ना। सिस्टोलिक कितना होता है 120 होता है और डायस्टोलिक कितना होता है 80 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब का मापक यंत्र आपको बताने हैं। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है इसको मापने वाला यंत्र के बारे में आपको बताने हैं। ठीक, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन होता है बताने हैं। ए स्फेरोमीटर, बी अनीमोमीटर, सी स्फिग्नोमीटर और डी एममीटर। तो याद रखिएगा ये जो है
स्फग्नो, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए स्फग्मोमैनोमीटर, है ना, स्फग्मोमैनोमीटर ये आपका क्या होता है? सही उत्तर होता है। ठीक है, देखिए आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा स्फग्मोमैनोमीटर, है ना। तो रक्त दाब का जो मापक यंत्र कौन होता है? तो याद रखिएगा स्फग्मोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्तचाप नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा स्फग्मोमैनोमीटर। ठीक है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 है ना mmHg है, तो उसका उल्लेख में Hg का क्या तात्पर्य आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का, जैसे कि खड़े सर का लेते हैं, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है बीपी, जिसको आप लोग रक्तचाप कहते हैं, 140 है ना, 140 mmHg है। ठीक है, इसमें Hg जो है किसको बताता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा Hg जो बताता है मरकरी को। Hg जो किसको बताता है? तो याद रखिएगा मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न पूछा गया। मान लीजिए व्यक्ति क्या हो गया? वृद्ध है ना, मान लीजिए व्यक्ति जो है वृद्धावस्था में है, तो उसका बीपी क्या आपको देखने को मिलता है? ठीक है, ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी उतना ही रहता है और डी बदलता रहता है। तो याद रखिए ये क्या होता है? तो बढ़ जाता है ना, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा बढ़ जाता है। अगला देखिएगा आप, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, शरीर में रक्त का दाब किस प्रकार से होता है आपको पूछा गया है। ठीक, ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ना, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, रक्त समूहों की खोज किसने की? आपको बताना है। ठीक है, रक्त समूहों की खोज। ठीक है, रक्त समूह के खोजकर्ता का आपको नाम बताना है। ठीक, ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी विलियम हार्वे ने, सी रॉबर्ट कोच ने और डी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो याद रखिएगा लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की। अगला देखिएगा, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार का। ठीक, RH कारक इसका संबंध किससे है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए कपी से, बी मानव से, सी बंदर से, डी चूहा से। तो याद रखिएगा किससे? तो बंदर से। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। ठीक है, निम्न रक्त वर्ग, ठीक, सार्वत्रिक दाता होता है, ये कौन सा होता है आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ए बी। तो रक्त वर्ग जो सभी को अपना खून दे सकता है, रक्त दे सकता है, ऐसा कौन सा वर्ग है? तो याद रखिएगा ओ। कौन सा? तो ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ठीक, मानव रक्तदान के लिए क्या है, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं। चलिए ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह जो है सर्वाधिक, है ना, यूनिवर्सल डोनर होता है? तो याद रखिएगा ओ समूह। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया? सर्वाधिक दाता में तो ओ समूह वाला, है ना, ओ ग्रुप वाला क्या होता है?
सर्वाधिक रक्तदाता, सभी को सार्वत्रिक रक्तदाता होता है ना। वो समूह के बारे में याद रखिएगा, सार्वत्रिक रक्तदाता होता है। आगे बढ़ते हैं, किस रक्त वाला व्यक्ति जो है सार्वत्रिक दाता होता है, तो याद रखिएगा जो ओ है ना, ओ समूह वाला व्यक्ति जो है सभी ग्रुप वाले ए को, ए बी को है ना, या बी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह वो कौन सा रक्त समूह है ना, जो सार्वभौमिक, ठीक, सार्वभौमिक हर प्रकार के रक्त समूह को स्वीकार करता है, ठीक है। वह कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक है ना, हर प्रकार के रक्त के समूह को स्वीकार करता है? तो ऑप्शन देखिएगा, ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी और ऑप्शन डी ओ। तो ए बी जो रक्त समूह है ये सभी प्रकार के रक्त समूह क्या करता है, स्वीकार करता है। अगला देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? मान लीजिए सामान्य व्यक्ति है ना, इसके रक्त का पीएच स्तर क्या होता है ये आपको बताने का, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए 4.5 से लेके 4.6 के बीच, ठीक। ऑप्शन बी 6.45 से लेके 6.55 के बीच। ऑप्शन सी 7.35 से लेके 7.45 के बीच। ऑप्शन डी 8.25 से लेके 8.35 के बीच। तो याद रखिएगा 7.35 से लेके है ना 7.45 के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है, ठीक है, यदि पिता का रक्त क्या है तो ए है और माता का ओ, ठीक है, माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए अगर पिता का रक्त ओ है ना, ओ समूह का है और माता का रक्त, देखिए यदि पिता का रक्त समूह जो है ए वर्ग का है और माता का रक्त समूह ओ वर्ग का है, तो उनके जो पुत्र होंगे है ना, जो पुत्र होगा उसका रक्त समूह क्या होगा, तो याद रखिएगा ओ, ठीक है। रक्त समूह क्या होगा, तो याद रखिएगा ओ। अगला देखिए, अगला प्रश्न, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन में आपको याद रखना है रक्त न केवल रक्त के प्रकार में, ठीक है, रक्त न केवल रक्त के प्रकार में है ना, बल्कि, ठीक है, बल्कि कहाँ पर भी संगत होना चाहिए, तो ए RH कारक में, बी सफेद कोशिकाओं की संख्या में जिसको आप WBC बोलते हैं, सी लाल कोशिकाओं की संख्या में जिसको आप RBC बोलते हैं, डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश में। तो याद रखिएगा RH कारक, ठीक, कहाँ तो याद रखिएगा RH कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच देखिए 7.35 से 7.45 के बीच होता है, ठीक है। चलिए प्रतिजन के बारे में पूछा गया है ना, प्रतिजन कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन बी विष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी शरीर के ताप को कम करता है और ऑप्शन डी प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीपित करता है। तो याद रखिएगा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है, उद्दीपित करता है, ठीक है, क्या करता है तो उद्दीपित करता है। प्रतिजन के बारे में आपको याद रखना है, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। अगला देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है, इसी प्रश्न को फिर से पूछा गया कि प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ठीक। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो रक्षा तंत्र को प्रतिवर्तित करता है। अगला देखिए, एंटीजन की मूल विशेषता क्या आपको बताना है, तो ये यही है ना, कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी है उसके निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। शरीर से कौन हमें संक्रमण से रक्षा करता है, ठीक। तो शरीर को संक्रमण से रक्षा कौन करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। शरीर को संक्रमण से रक्षा कौन करता है, प्रश्न पूछा गया। ए RBC, बी WBC, सी रक्त प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। ये हो जाएगा WBC, ठीक है।
शरीर संक्रमण से, है ना, शरीर को संक्रमण से रक्षा कौन करता है, तो याद रखिएगा जो WBC होता ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सफेद जो रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। WBC का मुख्य कार्य क्या है, आगे रखिएगा रोग प्रतिरोधकता क्षमता। ठीक है, WBC का मुख्य कार्य क्या है, याद रखिएगा रोग प्रतिरोधकता क्षमता को, है ना, बढ़ाना। ठीक है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता को क्या करना, बढ़ाना, प्रेरित करना। ये किसका काम होता है, तो याद रखिएगा WBC का काम होता है। ठीक है, अगला देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है। ठीक, रुधिर में, है ना, जो प्लाज्मा होता है, ठीक, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, प्रश्न पूछा गया। ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी एओसिनोफिल और डी न्यूट्रोफिल। तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट, है ना, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। प्रतिरक्षा या असंक्रमणीयता का सर्वाधिक संबंध किससे है, आपको बताना है ना। प्रतिरक्षा का संबंध किससे है, प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिएगा ए लिम्फोसाइट से, बी मोनोसाइट से, सी आरबीसी से और डी थ्रोम्बोसाइट से। तो याद रखिएगा प्रतिरक्षा का संबंध है लिम्फोसाइट से। किससे है, तो लिम्फोसाइट से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमि को सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक, बी कोशिका और टी कोशिका, ठीक, बी कोशिका और टी कोशिका का सर्वोत्तम वर्णन है, यह प्रश्न पूछा गया। वे शरीर की पर्यावरणीय, ठीक है, एलर्जेनों से संरक्षित करती हैं। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधी, है ना, की तरह काम करती हैं। वे शरीर के रोग जंतुओं द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो बी कोशिका और टी कोशिका के बारे में याद रखना है, ये शरीर में होने वाली रोगों से रक्षा करती है। ठीक, शरीर में होने वाली रोगों से रक्षा करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, प्रश्न पूछा गया। ठीक है, मानव रक्त की श्यानता, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए रक्त में प्रोटीन, है ना, बी प्लाज्मा में विषाणु, सी रक्त में आरबीसी तथा WBC और डी उपयुक्त सही। तो याद रखिएगा मानव रक्त की जो श्यानता है इसका कारण क्या है, तो रक्त में जो प्रोटीन उपस्थित होता है ये मानव रक्त की श्यानता का कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मानव के WBC का व्यास कितना होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, WBC का व्यास कितना होता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ए 0.007 मिलीमीटर, बी 0.7 मिलीमीटर, सी 0.07 मिलीमीटर और डी 0.0007 मिलीमीटर। तो याद रखिएगा 0.007 मिलीमीटर जो है ये WBC का क्या होता है, तो व्यास होता है। अगला देखिए, रुधिर में स्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विषय विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। मान लीजिए रुधिर में, ठीक है, मान लीजिए रुधिर में WBC जो है अधिक मात्रा में है, तो इसे विज्ञान की भाषा में किस रोग के नाम से जाना जाता है। ए इनोकेसिया, बी ल्यूकेमिया, सी एनीमिया और डी सेप्टिमिसिया। तो याद रखिएगा रुधिर में अगर WBC अधिक मात्रा में है तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको किस नाम से, तो ल्यूकेमिया रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये ल्यूकेमिया क्या है दोस्त, कुछ पता है आपको, यही रक्त कैंसर होता है ना। अगर रुधिर में WBC अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। इसी ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी कणिकाएं मुक्त
आरबीसी जो है कणिकाएं हैं, जो कण है, ये कहाँ बनता है, उस प्रश्न पूछा गया। ठीक, आरबीसी कण जो है कहाँ निर्मित होता है, कहाँ बनता है, प्रश्न पूछा गया। ए यकृत में, बी गुर्दे में, सी हृदय में और डी अस्थि मज्जा में। ठीक, सी अस्थि मज्जा में, है ना, सी अस्थि मज्जा में। ठीक, सी अस्थि मज्जा में, है ना। तो आरबीसी का शरीर में कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछा गया। या डब्ल्यूबीसी का बनना और साथ ही आरबीसी, है ना, आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी नष्ट होता है, कहाँ होता है, ए नसिका ग्रंथि में, बी प्लीहा में, सी पैंक्रियाज में, डी यकृत में। तो याद रखिएगा आरबीसी का बनना और डब्ल्यूबीसी का क्या होना, बनना और आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा प्लीहा में। कहाँ पर होता है, तो प्लीहा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन है ना, जिसको मैंने नोट डाउन बोर्ड में किया है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको इरेज करने के पहले बार फिर इसका है ना क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए स्तनधारी जो है ना, जब श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो किसके माध्यम से लेते हैं, कौन सा अंग है जिसके द्वारा सांस लिया जाता है, उसको कहते हैं फुफ्फुस, है ना, और फुफ्फुस मतलब फेफड़े द्वारा। अगला इसी में देखिएगा कि श्वसन क्रिया में वायु घटक का परिवर्तन, ठीक है, तो कौन सा वायु घटक है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, कौन सा ऐसा वायु घटक है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा कौन सा वायु घटक है, तो नाइट्रोजन। अगला देखिए फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है, ठीक है, ये फेफड़े के कौन से भाग में या कौन से हिस्से में होता है, या कौन सा वो, ठीक है, अंग है जिसमें फेफड़ों को गैसीय विनिमय होता है, तो याद रखिएगा एल्वियोली, है ना, क्या, तो एल्वियोली। चलिए अगला बढ़े। रक्त, है ना, रक्त में अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा बढ़ जाती है। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, रक्त की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। उसी प्रकार श्वसन जो है ऊर्जा के रूप में क्या उत्पादित करती है, तो याद रखिएगा एटीपी। मतलब आप सांस श्वसन क्रिया करते हैं तो उस दौरान ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है, तो एटीपी निकलता है। अगला देखिए ऑक्सीजन उपस्थित है, साथ ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से ऊर्जा मुक्त होती है। ये कैसे होती है, तो वायु श्वसन के कारण। मानव शरीर का कौन सा भाग है ना, जो श्वसन करता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा। अगला है व्यक्ति स्वस्थ है, और व्यक्ति अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा मात्रा है। उसी प्रकार हृदय कहाँ पर आराम करता है, प्रश्न एक्चुअल में ऐसा था, तो याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच। अगला है कि हृदय का संबंधित लक्षण क्या है, तो ये हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण सीने में दर्द होता है, पसीना और साथ ही जी में चलता है, और बाहों में दर्द एवं झनझनाहट महसूस होता है। अगला देखिएगा हृदय में कुल कक्षों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन मतलब धड़कता जो विद्युतीय तरंग है वो किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो याद रखिएगा हृदय के द्वारा। मानव कलाई की जो नाड़ी स्पंदन है ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा हृदय के बराबर होता है ना। मतलब हृदय जितनी बार धड़कता है उतनी बार आपको मानव कलाई का नाड़ी पे स्पंदन होता है। अगला है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो रक्त का परिमाप है कितना होता है आपको बताना है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, है ना। कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी कहाँ पर नष्ट होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, प्लीहा। ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं, याद रखिए प्लीहा। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो
तो मानव शरीर का, याद रखिएगा, मानव शरीर का वो कौन सा अंग है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग होता है जिसमें लसिका कोशिका बनती है? क्या? तो लसिका कोशिका बनती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, मानव शरीर का वह कौन से अंग है जिसमें, है ना, लसिका कोशिका बनती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए यकृत, बी दीर्घस्थि, सी अग्नाशय और डी तिल्ली। तो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है ना, तो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिस जो, ठीक, देखिएगा, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिका बनती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, ए यकृत, बी दीर्घस्थि, सी अग्नाशय और डी तिल्ली। तो याद रखिएगा, लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तो याद रखिएगा तिल्ली में, है ना। लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तो आपको याद रखना है तिल्ली में, है ना। कहाँ पर? तो तिल्ली में। चलिए अब इसके बाद जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फो, है ना, साइट का निर्माण होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है आपका यकृत, ऑप्शन बी है आपका अस्थि मज्जा, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका तिल्ली और ऑप्शन सी है आपका अग्नाशय, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव शरीर में जो लिम्फोसाइट है इसका निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा मानव शरीर में, याद रखिएगा, यहाँ से आपके 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो मानव शरीर में तिल्ली या प्लीहा, ठीक है, मानव शरीर में तिल्ली या प्लीहा, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का क्या होता है? तो निर्माण होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तिल्ली, प्लीहा, अस्थि मज्जा, ठीक, अस्थि मज्जा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? जो लिम्फोसाइट है इसका निर्माण होता है। ठीक है, हृदय के रक्त को संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। ठीक है, हृदय रक्त को संभरण करने वाली धमनी कौन सी है? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक, हृदय रक्त को संभरण करने वाली धमनी कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए ग्रीवा धमनी, ए ग्रीवा धमनी, बी यकृत धमनी, सी हृदय धमनी और डी फुफ्फुस धमनियां। तो याद रखिएगा ये होती है आपकी हृदय धमनी। क्या? तो याद रखिएगा हृदय धमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रॉम्बिंग का संबंध? ठीक, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रॉम्बिंग, ठीक है, थ्रॉम्बिंग का संबंध है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी रक्त जमाव, ऑप्शन सी प्रजनन और ऑप्शन डी आपका वृद्धि। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रॉम्बिंग का संबंध है? तो याद रखिएगा वृद्धि, है ना। शरीर के वृद्धि और विकास से किसका संबंध है? तो थ्रॉम्बिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त के थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन भाग लाने वाला एंजाइम कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है कि रक्त का जब थक्का बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनता है तो ये किसके कारण बनता है? तो ये बनता है आपका फाइब्रिनो, ठीक है, याद रखिए ये आपका होता है फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिनोजिन जो है ये किसमें बदलता है? तो याद रखिएगा फाइब्रिन में। ठीक है, ये फाइब्रिनोजिन किसमें बदलता है? तो याद रखिएगा फाइब्रिन में बदलता है। ठीक है, और ये इसको जो बदलता है इस एंजाइम को किस नाम से जानते हैं? इस एंजाइम का नाम क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, रक्त का थक्का बनने में, है ना, फाइब्रिनोजिन, ठीक, रक्त का थक्का बनता है किसके कारण बनता है? तो फाइब्रिनोजिन के कारण बनता है।
और फाइब्रिनोजेन का परिवर्तन जो फाइब्रिन में होता है, और कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है, उस एंजाइम का नाम आपसे पूछा गया है। ए पेप्सिन, बी मार्टोज, सी थ्राम्बिन और डी प्रोथ्राम्बिन। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा थ्राम्बिन। ठीक है, आपको उत्तर कौन सा होगा याद रखिएगा थ्राम्बिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक, प्लाज्मा में जल प्रतिशत आपसे पूछा गया है कितना होता है। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन डी है आपका 80% और ऑप्शन सी है 90%। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, याद रखिएगा 80% होता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा, है ना, ये थोड़े करेंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं। याद रखिएगा किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम रक्त बनाया है। कैसा रक्त बनाया, तो कृत्रिम रक्त। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रक्त जो है बनाया है, जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है। कृत्रिम रक्त किसकी किस्म है, तो प्लास्टिक रक्त की किस्म है ना, प्लास्टिक रक्त की किस्म है। जिसे किसी मरीज को, है ना, रक्त देने पर विचार किया जा सकता है। तो देखिए वो कौन से देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त का किस्म है, और किसी मरीजों को जिसको जरूरत हो, है ना, तत्कालिक रूप से अगर उसको जो मानवीय रक्त उपलब्ध नहीं हो तो इस कृत्रिम रूप को चढ़ाया जा सके। और ये वैज्ञानिक कहाँ के, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के। कहाँ के, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के, है ना, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप लोगों ने श्वसन के प्रश्न और साथ ही जो परिसंचरण तंत्र है वहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा रिविजन करते हैं और उसके बाद हम लोग आपके क्लास को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है ना, जहाँ लसिका कोशिका का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा तिल्ली में। उसी प्रकार मानव शरीर का कौन सा अंग जहाँ लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा तिल्ली, प्लीहा, अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अगला इसी में देखिएगा कि हृदय का रक्त, ठीक है, कौन सी धमनी में संभरण होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा हृदय धमनी। अगला है कि थ्रोम्बिन का संबंध किससे, तो याद रखिएगा शरीर के विकास से, वृद्धि से। अगला है आपका जो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, किसके कारण बनता है, तो फाइब्रिनोजेन के कारण। और यही फाइब्रिनोजेन का परिवर्तन किसमें होता है, फाइब्रिन में। और यह परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा थ्रोम्बिन के कारण। किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा थ्रोम्बिन के कारण। अगला है कि प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा द्रव में जल की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा कुल प्लाज्मा के 80% भार का क्या होता है, जल होता है। अगला देखिएगा जो कृत्रिम रक्त है ना, जिसको प्लास्टिक रक्त का किस में भी कहा जाता है, किस देश के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को उसको दिया जा सके, तो याद रखिएगा ब्रिटेन, है ना। अगला देखिएगा जो हमारे, यदि हमारे खरे सर जी का वजन जो है ना 70 kg है, तो उनके शरीर में खून की मात्रा कितनी होगी, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर के बीच। अगला है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा रक्त जो है संयोजी उत्तक होता है। अगला देखिएगा रक्त के संचलन में, है ना, किसका योगदान होता है, तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट का, है ना। रक्त संचलन में किसका योगदान होता है, तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट का। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। मानव के रक्त का एक पदार्थ क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कराना है ना। ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, परिवहन कराना ही हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो लौह होते हैं, आयरन होता है, कहाँ विद्यमान होता है, तो याद रखिएगा मायोग्लोबिन। कहाँ, तो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन धातु का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आयरन से, लोहे से। अगला देखिएगा जीव द्रव, है ना, और कौन सा जीव द्रव है जिसका हीमोग्लोबिन में विलय होता है, तो याद रखिएगा केंचुआ। ठीक है, केंचुए के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का क्या होता है, विलय हो जाता है। जो खून होता है या रक्त होता है, रुधिर होता है, इसका लाल रंग होने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। देखिए हमारे जो खरे सर स्वस्थ हैं तो उनके औसत बीपी ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो याद रखिएगा 120/80। अगला देखिएगा रक्तचाप मतलब बीपी में जो सिस्टालिक या डायसिस्टालिक का वैल्यू कितना होता है, तो सिस्टालिक होता है 120 और डायसिस्टालिक होता है 80। ठीक है, उसी प्रकार रक्त दाब मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इस मैनोमीटर के नाम से। ठीक है, खरे सर को याद रखिएगा
ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं और ये कितना आता है 140 mmHg। तो इसमें Hg किसको निरूपित करता है, तो याद रखिएगा मर्करी को। ठीक है, यदि एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, यदि एक व्यक्ति का क्या होता है, देखिए यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति की बात हो रही है, तो जब व्यक्ति जो है वृद्ध अवस्था में होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कैसा होता है, याद रखिए बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला है शरीर का रक्त दाब ब्लड प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा शरीर का जो है रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर जो है वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, तो अधिक होता है। ठीक, उसी प्रकार जो रक्त के अलग अलग ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, इसका खोज किसके द्वारा किया गया है, तो लैंडस्टीनर के द्वारा। अगला है जो RH कारक है किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा बंदरों में। ठीक है, जो कौन सा ऐसा रक्त समूह वाला है जो सभी अलग रक्त समूह वालों को खून दे सकता है, तो याद रखिएगा O। उसी प्रकार ठीक है मानव का है ना, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो अन्य सभी रक्त समूह को अपना खून दे सकता है, डोनेट कर सकता है, याद रखिएगा O समूह। उसी प्रकार ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी है ना रक्त समूह वर्ग से रक्त को ले सकता है ना, तो याद रखिएगा AB। कौन सा है, तो AB। ठीक है, अगला देखिएगा जो सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.35 से लेके 7.45। यदि पिता जो है, पिता का ब्लड ग्रुप कितना है, पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप O है, यदि पुत्र पैदा होता है तो पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो याद रखिएगा O। उसी प्रकार ट्रांसफ्यूजन रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि किस पर आधारित होता है, तो RH कारक पर। देखिएगा जो प्रश्न था कि ट्रांसफ्यूजन रक्त जो है केवल रक्त पर है ना आधारित नहीं होता है बल्कि किस पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा RH कारक पर। उसी प्रकार जो शरीर में प्रतिजन होता है, ये इसका कारण, ये इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा ये एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करता है ना। प्रतिजन क्या करता है, तो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करता है। अगला आप देखेंगे कि शरीर संक्रमण से है ना, शरीर को होने वाले संक्रमण से रक्षा कौन करता है, याद रखेंगे WBC है ना। ठीक है, व्हाइट ब्लड काउंट, ये क्या करता है, शरीर को है ना संक्रमण से रक्षा करता है। अगला देखिए जो WBC है इसका कार्य क्या है, तो याद रखिए ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता को शरीर में बढ़ाता है ना। WBC शरीर में क्या करता है, तो रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है। अगला देखिए जो रुधिर है, रुधिर के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट है ना। रुधिर के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट। उसी प्रकार जो प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा कण कौन सा होता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट है ना। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र या जो प्रतिरक्षा कण है ये कौन सा होता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट। याद रखिएगा B कोशिका और T कोशिका ये क्या करती है शरीर में, तो शरीर में होने वाले रोगों से बचाती है, रक्षा करती है। अगला आप देखते हैं कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, तो याद रखिएगा रक्त में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वही मानव रक्त की श्यानता का कारण है। अगला आप देखते हैं कि WBC है ना, शरीर में जो WBC पाया जाता है उसका व्यास कितना होता है, तो याद रखना है 0.007 मिलीमीटर। अगला देखिए यदि रुधिर में, खून में, आपके ब्लड में WBC की मात्रा ज़्यादा है तो क्या रोग होता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर है ना। यही ल्यूकेमिया क्या कहलाता है, तो ब्लड कैंसर। आगे देखिए RBC के कण कहाँ बनते हैं, या शरीर में RBC के कण का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिए अस्थि मज्जा। उसी प्रकार शरीर का कौन सा अंग है जहाँ WBC बनता है और साथ ही RBC का क्या होता है, विनाश होता है, नष्ट होता है, तो याद रखिएगा प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को RBC का क्या कहते हैं, तो ठीक है देखिएगा जो प्लीहा होता है इसे RBC का कब्रगाह कहते हैं है ना। प्लीहा को RBC का क्या, तो कब्रगाह कहा जाता है। देखिए ये जितने भी प्रश्न आए हैं है ना सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये जितने भी प्रश्न आए हैं महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 टॉपिक को देखा, एक आपका टॉपिक है श्वसन और दूसरा आपका टॉपिक है परिसंचरण। इस तरफ ये चीज़ें दोबारा हुई, इसके पहले की चीज़ों को है ना मेरे द्वारा क्या किया गया था, इरेज किया गया था, उसके बाद उस चीज़ों को हम लोगों ने दोबारा लिखा है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है इसको मैं अभी इन करूँगा, आप अच्छे से पढ़ते रहें। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग है ना फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार आपको सामान्य विज्ञान के जो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं है ना, और साथ ही इसके पहले जितने भी हमारे जो सामान्य विज्ञान की क्लासेस आए हैं उनको आप अच्छे से करें। आपको आने वाले पेपर में
बिल्कुल निसंदेह यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही जहाँ सामान्य विज्ञान का पोर्शन ज़्यादा है, जैसा आपका आने वाले एग्जाम जो व्यापम के द्वारा लिए जाएंगे, प्रयोगशाला है ना, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, प्रयोगशाला परिचारक, तो इन एग्जाम में जहाँ पर साइंस का वेटेज ज़्यादा है, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, इतनी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, क्लास को मैं एंड करता हूँ और आप सब अच्छे से पढ़ते रहें और आने वाले हमारे अगले वीडियो को आप वेट करें, है ना, आराम से बैठ के। चलिए।